हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम हेनरीज लॉ से रिलेटेड देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपको, पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। गिवन है आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज 10⁻⁴ atm at 25 degrees Celsius. If partial pressure of oxygen in air is 0.4 atm, then calculate concentration molarity of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degrees Celsius. तो पहले आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फाइनली चेक कीजिए जो आपने सोल्व किया है उसमें क्या मिस्टेक है। तो इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो KH आपको गिवन है कितना, 10⁻⁴ atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है कितना, 0.4 atm। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, KH इंटू यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं। तो आपको बताया था कि यहाँ पे KH क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन X सॉल्युबिलिटी। तो अगर यहाँ पे KH का यूनिट प्रेशर की यूनिट के सिमिलर है तो मींस ये X क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस टर्म में गिवन है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी गिवन आपको किस टर्म में गिवन है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में गिवन है, राइट। तो अगर आपको KH पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पता है, तो आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल सकते हैं। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसका कहां पे मिलेगा, लिक्विड के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 0.4 अपॉन KH कितना है, 10⁻⁴। तो मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ मोल फ्रैक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे मोलरिटी क्या होगा। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, ऑक्सीजन गैस है, बिकॉज आपको ऑक्सीजन का ही मोलरिटी बताना है। तो अगर आपको यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो मोलरिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर कंसीडर कर देते हैं। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो क्या आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व है। वो हम कैसे बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर आपने 1000 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है, 10⁻⁵ की रेंज में, मींस नेग्लिजिबल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट किसका होगा, वाटर का ही होगा। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन है यानी 1000 ml। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। तो वाटर के मोल्स क्या होंगे, मास बाय मोलर मास। तो 1000/18 आपको किसके मोल्स मिलेंगे, वाटर के मोल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोले, कितना है 55.55। तो क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर में से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या रिलेशन बचने वाला है, mole fraction of O2 will be equal to moles of O2 upon moles of H2O. So from here we can calculate the number of moles of oxygen present in 1 liter solution. So moles of oxygen will be equal to mole fraction of oxygen into mole fraction of water. Mole fraction of oxygen 4 into 10⁻⁵ into moles of water is 1000/18. Right, this is the number of moles of oxygen present in 1 liter of solution. Now what will be the molarity, moles of O2 upon volume of solution in liter। वॉल्यूम कितना लिया था आपने, 1 लीटर। तो मोल्स कितना, 4 into 10⁻⁵ into 10⁻³ upon 18। वॉल्यूम 1 लीटर। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2/9। सो 2/9 into 10⁻² और 0.2 into 10⁻² और 2 into 2.2 into 10⁻³ molar will be the concentration of oxygen in 1 liter solution, right।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, अ गैस X इज प्रेजेंट विद सैचुरेटेड वाटर वेपर और वाटर यानी वेपर के साथ गैस प्रेजेंट है, water liquid at total pressure of 1.5 atm, vapor pressure of water at same temperature is 0.5 atm. What is the solubility of gas X in term of moles in 10 mole of water liquid? तो आपको ग्राफ गिवन है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वाटर, इसका स्लोप गिवन है। तो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, इत्मीनान से इसको पढ़िए, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए जो आपने किया है वो सही है या गलत है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको बताना है, आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये स्लोप गिवन है। तो अभी आपको यहाँ पे बोला है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो वाटर, उसके अंदर गैस वाटर वेपर के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, गैस की वजह से, प्लस वाटर वेपर भी तो कुछ प्रेशर लगा रही होगी, और वो कितना लगा रही होगी, उसका वेपर प्रेशर आपको गिवन है कितना, 0.5 atm। टोटल प्रेशर आपको बोला है 1.5 atm। तो क्या यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा यहाँ पर, 1 atm के इक्वल होगा, राइट। नाउ फ्रॉम रिलेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन है या क्या है वो कैसे पता लगेगा, KH की यूनिट के बेसिस पर। प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM, KH का यूनिट क्या है, ATM मींस ये जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो यूनिट लेस है तो इसका मींस ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। वैसे भी आपको जो ग्राफ गिवन है पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ दे रखा है, तो फिर भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना चाहें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन KH। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना मिला आपको, 1 atm मिला है, KH कितना है 5 इंटू 10⁻³ सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁴। सो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिला। अब यहाँ पे आपको बताना है 10 मोल के अंदर कितने मोल, 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व है। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस X अपॉन मोल्स ऑफ गैस X प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है 10⁻⁴ की रेंज में, यानी बहुत कम है। इसका मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस देन मोल्स ऑफ वाटर। सो वी कैन से NX प्लस मोल्स ऑफ वाटर विल बी नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर ही होगा, राइट। तो यहां से अब आप क्या कीजिए, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर रह जाएगा। सो मोल्स ऑफ गैस आपको यहां से मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन कितना, 2 इंटू 10⁻⁴। कितना मोल्स है यहाँ पे, 10 मोल। तो यहाँ पे कितना मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स यहाँ पे 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एंड दिस विल बी द योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 2 इंटू 10⁵ atm। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इन एयर इज 0.8। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 5 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 3 atm प्रेशर। तो लगभग ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको, KH गिवन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट 2 इंटू 10⁵ atm एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर ये कितना गिवन है 0.8 एंड बोला गया है कितने मोल्स ऑफ वाटर में आपको बात करनी है 5 मोल्स ऑफ वाटर, और टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे 3 atm, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज आपको समझने का या पकड़ने की वो ये है कि जब हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात की थी तो वहां पे क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, KH इंटू X के बराबर होता है। तो ये जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, टोटल प्रेशर की हमने बात नहीं की है। किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। टोटल प्रेशर की हम बात नहीं करते, हम जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं उसके पार्शियल प्रेशर की ही बात की जाती है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
कैसे निकालेंगे? अगर आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा हुआ है तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है या ये सॉलिबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है? लिक्विड के अंदर। ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी है, अगर ये मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? लिक्विड के अंदर। और आपको जो यहाँ मोल फ्रैक्शन दे रखा है N2 का, वो एयर के अंदर दे रखा है। क्यों दिया गया है? ताकि आप इस मोल फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल लें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इनटू P टोटल। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? 0.8 इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा? 2.4 atm। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना था कि यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपको निकालना है। जो मोल फ्रैक्शन गिवन है वो लिक्विड के अंदर नहीं है, वो कहां पर है? एयर के अंदर। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मिला तो एटीएम में है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा? KH.X के बराबर होगा। अभी X क्या है? मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे मोलरिटी है, मोलरिटी या मास है, वो कैसे पता लगेगा? इसका यूनिट भी एटीएम है और KH का यूनिट भी एटीएम है। मींस ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा, यानी मोल फ्रैक्शन होगा, राइट। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है? इन वाटर या इन लिक्विड, जिस भी सॉल्यूशन की बात करें उसके अंदर के मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपको कितना गिवन है? 2.4 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट कितना गिवन है? 2 × 10⁵ atm। तो यहां से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना होगा? 1.2 × 10⁻⁵। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। नाउ वी कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है? 10⁻⁵ की रेंज में है, यानी बहुत छोटा है। इसका मींस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत नेग्लिजिबल प्रेजेंट होंगे, बहुत कम प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ N2 क्या है? मोल्स ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में कम है। तो मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर में से आप क्या कर सकते हैं? मोल्स ऑफ N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? 1.2 × 10⁻⁵ इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 5। तो मोल्स ऑफ N2 कितना होगा? 6 × 10⁻⁵। तो इतने मोल्स N2 के यहाँ पे 5 मोल ऑफ वाटर क्या दिया आपको कैलकुलेट करना था, तो इतने मोल्स ऑफ N2 5 मोल ऑफ वाटर पर प्रेजेंट होंगे। चलिए बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है गैस का लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड की सॉलिबिलिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें से जो फर्स्ट केस हमने बात कर रहे हैं वो हम बात करें 2 इमिसिबल वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन की। इमिसिबल यहाँ पे हम बात करें कि दोनों यहाँ पे कंप्लीटली मिक्स होने वाले नहीं है, कंप्लीटली इमिसिबल रहेंगे, यानी आप मिला देंगे तो भी वो सेपरेट ही रहने वाले हैं मिलाने के बाद भी। वोलेटाइल का मींस क्या होगा? वोलेटाइल मींस जो वेपोराइज हो सकता है, जो वेपोराइज हो सकता है वो वेपर प्रेशर भी क्रिएट करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे हम जो बात करें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो दो कंपोनेंट को आप मिला रहे हैं दोनों ही यहाँ पर वोलेटाइल हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इनिशियली लास्ट लेक्चर में यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताए थे, तो जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात की तो वहां पे हमने उस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो इमिसिबल लिक्विड और कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। तो अभी हम यहाँ पे इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो पार्ट हम देख चुके हैं कि अगर किसी भी 2 सॉल्यूशन को आप मिला रहे हैं या गैस और वेपर अगर प्रेजेंट है तो वहां पे टोटल प्रेशर क्या होता है? जो कंपोनेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उनके प्रेशर के सम के बराबर वहां पर टोटल प्रेशर लिया जाता है। अब यहाँ पे हम इमिसिबल लिक्विड की बात करें। इमिसिबल लिक्विड ये कंसीडर कर लीजिए कि वाटर और ऑयल को आपने यहाँ पे मिलाया हुआ है, 2 कंपोनेंट है A प्लस B, ये दोनों इमिसिबल हैं। अब इमिसिबल होने का क्या मीनिंग है कि अगर आप सपोज A को यहाँ पे वाटर कंसीडर कर दीजिए और B को यहाँ पर ऑयल कंसीडर कर दीजिए, दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे इमिसिबल होंगे। तो यहाँ पर ये किस तरीके से प्रेजेंट है? अब अगर ये दोनों यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे जैसे कि ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे इमिसिबल होने का क्या मीनिंग है? आप दोनों को मिला रहे हैं फिर भी इनके बीच में कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं हुआ। एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दोनों को वहां पे आप मिलाएंगे तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होने वाला नहीं है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं?
इमिसिबल बोल रहे हैं। तो अगर आप वाटर और ऑयल को मिला देंगे तो मिलाने के बाद भी वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि वो प्योर फॉर्म में ही प्रेजेंट है। पॉइंट समझिएगा कि वाटर और ऑयल को अगर आप मिला देंगे तो भी उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों का नेचर डिफरेंट है। तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि जैसे कि वो प्योर फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो अभी हम यहाँ पे पहले वेपर प्रेशर की बात करें। वेपर प्रेशर को हम यहाँ से पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पी नॉट होता है वेपर प्रेशर, वीपी, जहां पे भी वेपर प्रेशर टर्म आएगा उसको हम शॉर्ट में वीपी लिख रहे हैं। तो वीपी का मीनिंग क्या है? वेपर प्रेशर। तो पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो यहां पर पी नॉट हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो अगर वाटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उसके वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? पी नॉट ही लिखेंगे। अगर वाटर का है तो पी नॉट ऑफ वाटर, और अगर ऑयल प्योर फॉर्म में है तो उसके वेपर प्रेशर को भी हम क्या लिखेंगे? पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ऑफ ऑयल। ठीक है, तो पी नॉट ऑफ वाटर, पी नॉट ऑफ ऑयल, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी उसके साथ कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अब जब वाटर और ऑयल यानी दो कंपोनेंट है ए और बी जो इमिसिबल है, अगर आप उन दोनों को आपस में मिला देंगे तो वहां पे क्या होगा? बिकॉज दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो वोलेटाइल होंगे तो क्या करेंगे? वेपर बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो वेपर की वजह से होगा वो क्या होगा? ए की वजह से प्रेशर प्लस बी की वजह से प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इसी तरीके से हम बोलते हैं टोटल प्रेशर क्या होगा? जितने भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, राइट। अब देखिएगा यहां पर जब आप ए और बी वाटर और ऑयल को मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद भी इनके बीच में कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रहा, यानी जैसा वाटर पहले था उसको ऑयल के साथ मिलाने के बाद भी वाटर वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक तरीके से ऑयल और वाटर को मिलाने के बाद भी वो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अगर ये दोनों अभी भी अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो मिलाने के बाद भी जो प्रेशर लगेगा वो वही लगेगा जो प्योर फॉर्म में लग रहा होगा, यानी यहाँ पे पी ए किसके बराबर होगा? अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे वाटर ले लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑयल की फॉर्म में अगर इसको लिख लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा? पी नॉट ऑफ वाटर होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑयल क्या होगा? पी नॉट ऑफ ऑयल, राइट। तो जो यहाँ पे टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल। तो यहां से क्या मीनिंग निकला कि अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाते हैं तो उस इमिसिबल उन दो लिक्विड का जो मिक्सचर बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर के सम के बराबर रहता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं कि अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिला देंगे तो उस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? उसके कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर के सम के बराबर रहने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जब ए वेपोराइज हो रहा है, वाटर वेपोराइज हो रहा है और ऑयल जब वेपोराइज हो रहा है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, PV इक्वल टू nRT, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। तो अगर PA नोड और अगर PB नोड का अगर आप रेशियो लें तो किसके इक्वल होगा? वेपर फेज में जो मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B प्रेजेंट है उनके रेशियो के बराबर। तो ये NA और NB क्या है? मोल्स ऑफ A and B in वेपर फेज। वेपर फेज में A और B के मोल्स का ही रेशियो यहाँ पर किसके रेशियो के बराबर होगा? इनके प्योर वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? A और B का रेशियो क्या लिया जा सकता है? मास और मोलर मास की टर्म में मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, अच्छा अब अगर यहाँ पे ये लिक्विड, दोनों लिक्विड वेपोराइज हो रहे हैं और इसकी वेपर को अगर हम कंडेंस कर देते हैं, दोनों लिक्विड वेपोराइज हुए,
इसकी वेपर को अगर हमने कंडेंस कर दिया तो वहां पे जो कंडेंस करने के बाद जो मोल्स का रेशियो मिलेगा वो कौन सा मोल्स होगा, जो यहाँ पे वेपर फेज में प्रेजेंट होगा। तो वेपर फेज में जो मोल्स है उनको कंडेंस कर दिया तो उनका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इनके प्योर वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर ही होगा। या मोल्स को आप क्या ले सकते हैं, मास और मोलर मास के रेशियो के अकॉर्डिंग इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको डिस्टिलेट कर रहे हैं तो डिस्टिलेशन के बाद जो वहां पे लिक्विड मिलेगा उसमें मोल्स का रेशियो आप इस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जब आप दो इमिसिबल लिक्विड की को आपस में मिक्स करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी लिक्विड का वेपोराइज होता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। अदरवाइज आप उसको, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm नहीं है तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट टर्म यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मैं पहले बात करूं कि वाटर जब अकेला था और यहां पर ऑयल भी जब अकेला था, राइट, तो वाटर हो रहा है वेपोराइज। ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। जब यहां पर हम मान लेते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पर हम क्या ले लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है। और कोई भी लिक्विड कब बॉईल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, यहां पर 1 atm के बराबर। जब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो ही तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये बॉईल होने लग गया। अच्छा, आपको ये पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड का कब आता है। बॉइलिंग पॉइंट का मींस क्या होता है, बबल का फॉर्मेशन। जब बबल बन रहा है तो ही उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे फर्स्ट बबल बन जाता है, यानी बुलबुले जब उठने लग जाते हैं लिक्विड में से, उसी को आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा, ये हालांकि ये अभी इस पार्ट में नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि कोई भी लिक्विड कब बॉईल होता है। जब सपोज ये लिक्विड है, जब आप इसको हीट करें तो क्या हो रहा है इसका, अब जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, यानी सब तरफ से पूरे लिक्विड में बॉइलिंग होता है। पूरा लिक्विड यहाँ पे अप एंड डाउन होता रहता है, ये ऐसा आपने नॉर्मली देखा होगा। तो यहाँ पे लिक्विड कोई भी कब बॉईल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर, हम क्या बोल रहे हैं, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। अब हम ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं कि जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड का वेपोराइजेशन होना शुरू होगा, राइट। अब बल्क फिनोमेना है तो अंदर भी जो नीचे वाला लिक्विड है वहां पे भी क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन होगा तो उस वेपर से क्या बनेगा, एक बबल बनेगा। अब ये बबल ऊपर कब आएगा, ये बबल ऊपर कब आएगा, अब देखिए ऊपर से एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, 1 atm का प्रेशर लगा रहा है। तो जब ये बबल यहां पर आने पर, जब बबल ऊपर आएगा तो ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है या एटमॉस्फेयर से ज्यादा फोर्स ये ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये जब बबल ऊपर आ रहा होगा तो यहाँ पे आते आते जब इसके पास 1 atm का प्रेशर बचेगा तो ही हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बॉईल हो रहा है, बबलिंग हो रही है। और जब यहाँ पे आते आते 1 atm का प्रेशर बन रहा है तो जब वेपर है उसका प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, 1 atm होगा। तो ये जब बबल जब सरफेस पे आएगा तो ही हम क्या बोलते हैं, ये लिक्विड क्या होना, बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये लिक्विड बॉईल कब होता है, जब इसका बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे आने पर 1 atm हो जाएगा तो ही ये लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट होता है। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, हालांकि ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है। अब देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसका मींस क्या है, 100 डिग्री पर इस वाटर से जो वेपर बन रहा है उसका प्रेशर कितना है, 1 atm है। इतना क्लियर। सेकेंड, मान लेते हैं यहां पर आपको ऑयल दे रखा है, ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 70 डिग्री सेल्सियस है सपोज। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm। इसका मीनिंग क्या है, एट 70 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल कितना है, 1 atm। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मींस उसके वेपोराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका मींस उसका वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम है। ये सीधा सीधा मीनिंग होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मींस वहां पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है आपको लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए, ताकि वो 1 atm यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर क्रिएट कर सके। कम बॉइलिंग पॉइंट मींस कम टेम्परेचर पर ही वो 1 atm के प्रेशर का बराबर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ताकि लिक्विड क्या बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उसको नोट भी करते जाइएगा।
तो यहां पर अब देखिएगा, जब ये 100 डिग्री था तो यहां पे वाटर 1 atm के बराबर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। जब ये 70 डिग्री पे था तो यहां पे ये ऑयल 1 atm का प्रेशर क्रिएट कर रहा था। दोनों को ही बॉईल होने के लिए वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm के बराबर होना चाहिए। अब हमने क्या किया, यहां पे दोनों को मिक्सअप कर दिया। यहां पर ऑयल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, दोनों इमिसिबल लिक्विड है, दोनों इस तरीके से प्रेजेंट है कि मिलाने के बाद भी ये प्योर फॉर्म में है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे के वेपोराइज होने पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, दोनों इंडिपेंडेंटली वेपोराइज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां से समझिएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm। अब यहां पर कोई भी लिक्विड को अगर बॉईल होना है तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। अब इस मिक्सचर को भी बॉईल करना है तो वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm के बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर कि अगर मैं अकेले ऑयल को ले लेता तो अकेला ऑयल 70 डिग्री सेल्सियस पर ही 1 atm का प्रेशर क्रिएट करने में कैपेबल था। एट 70 डिग्री अकेला ऑयल ही 1 atm का प्रेशर क्रिएट करने में कैपेबल था। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पर जब ये अकेला ऑयल होता तो ये 70 डिग्री पे बॉईल होता, 70 डिग्री पर अकेला ऑयल ही 1 atm का प्रेशर क्रिएट कर देता। बट यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, हमें ये पता है वाटर का वेपोराइजेशन यहाँ पे 100 डिग्री से पहले ही होता है, रूम टेम्परेचर पर भी वाटर वेपोराइज हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर वेपोराइज होके भी क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वेपर क्रिएट कर रहा होगा। और वेपर प्रेशर टर्म हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है और वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वही क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो लिक्विड भी वेपर बना रहा होगा, ऑयल भी वेपर बना रहा होगा। अकेले 70 डिग्री पर ये 1 atm का प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बट 70 से पहले भी वाटर का वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे 70 डिग्री से पहले ही दोनों की वेपर मिलके 1 atm का प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। ये आप सोचिएगा कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या 70 से कम हो सकता है, या 70 हो सकता है, या 70 से ज्यादा होगा, या 100 होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अकेले 70 डिग्री सेल्सियस पर अकेला ऑयल 1 atm का प्रेशर क्रिएट करने में कैपेबल है। बट हमें पता है 70 से पहले वाटर का भी वेपोराइजेशन होता है, रूम टेम्परेचर पर भी वाटर वेपोराइज होता है, तो ये भी कुछ ना कुछ वेपर क्रिएट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस होगा। 70 डिग्री सेल्सियस से पहले ही दोनों मिलकर यहाँ पर इतना वेपर प्रोड्यूस कर देंगे जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm के बराबर होगा। तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस से छोटा ही होगा, कम ही होगा। तो स्टेटमेंट क्या निकल के आ रहा है, जब आप दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कंपोनेंट में जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है उससे भी कम होता है। पॉइंट क्या है, जब आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट में जो भी कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होता है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाता है। तो केवल इतना सा स्टेटमेंट आपको यहां पर समझना था। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम बोलें कि टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का क्या होगा, P ऑयल, P नॉट ऑफ ऑयल प्लस P नॉट ऑफ वाटर। क्या इनके वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करते हैं, केवल और केवल टेम्परेचर पे। क्या अमाउंट डिपेंडेंट होते हैं, क्या वेपर प्रेशर अमाउंट डिपेंडेंट होता है, नहीं होता है। तो अगर इनका वेपर प्रेशर अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा, अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहां से हम क्या स्टेटमेंट बोलेंगे कि total vapor pressure of two immiscible liquid is independent on the amount present of two liquid। इन दोनों लिक्विड का क्या क्या अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा टोटल प्रेशर। तो इसका मींस क्या है, अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल वेपर प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम यहां से क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जब तक दोनों लिक्विड प्रेजेंट है, जब तक दोनों लिक्विड प्रेजेंट है इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड एग्जांपल गिवन है आपको, यहाँ पे बेंजीन प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो भी यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड में ही कंसीडर होता है। तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री होता है और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री होता है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 68.9 डिग्री आता है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, राइट। इसको हम थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली ये डिफाइन कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे जब आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है
उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम रहने वाला है। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हम ये केवल टू इमिसिबल लिक्विड के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, वोलेटाइल टू इमिसिबल लिक्विड। तो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम रहने वाला है, राइट। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड एंड ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस एंड 725 torr pressure. The distillate contains 70% by weight of organic liquid. Calculate molar mass of organic liquid if vapor pressure of water at 90 degree Celsius is 525 torr. तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कोई भी लिक्विड कब वेपोराइज होता है, जब टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। यहाँ पे बोले 90 डिग्री पे बॉईल हो रहा है एंड 725 टोटल प्रेशर है। तो एक बार आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं। तो पी टोटल यहाँ पे कितना होगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, ओएल मींस ऑर्गेनिक लिक्विड प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है 725 टॉर इक्वल टू ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्रेशर आप यहां से निकाल सकते हैं। वाटर का वेपर प्रेशर 90 डिग्री पे सेम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं 525 टॉर। तो ऑर्गेनिक लिक्विड का आपको 200 टॉर वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बोला है डिस्टिलेट। डिस्टिलेट क्या होगा कि जब आप किसी लिक्विड को यहाँ पे वेपोराइज करेंगे, हीट करेंगे, उसको वेपोराइज करेंगे, तो जो उसका वेपर मिला है उस वेपर को जब आप कंडेंस करेंगे तो इसी को आप क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट बोलेंगे। और ये क्या होता है, रेजिड्यू, ठीक है। तो इस डिस्टिलेट के बारे में बात की, ये डिस्टिलेट कहां से आया होगा, इसकी वेपर से। तो जब वेपर में मोल्स का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो यहाँ पे होगा। आपको बताया है कि जब हम यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड की बात करते हैं तो उनकी वेपर प्रेशर में जो उनके वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है वो रेशियो किसके रेशियो के बराबर होता है, उनके मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड किसके रेशियो के बराबर होगा, मोल्स ऑफ वाटर एंड मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। ये कौन से मोल्स होंगे, जो यहाँ वेपर फेज में प्रेजेंट हैं। जो वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे वही यहाँ पर कंडेंस होकर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप ओपन करके पुट कीजिए, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड अपॉन मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। तो ऑर्गेनिक लिक्विड का आपको मोलर मास बताना था, सो मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 525 टॉर अपॉन ऑर्गेनिक लिक्विड का कितना है 200 टॉर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर कितना 18 इनटू ऑर्गेनिक लिक्विड का मास। आपको बोला है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनिक लिक्विड है 70% है, यहाँ पे टोटल मास का कितना है 70%। तो अगर टोटल मास आप डिस्टिलेट का x मान ले तो ऑर्गेनिक लिक्विड क्या होगा 0.7 ऑफ x, राइट, एंड वाटर कितना हो जाएगा 0.3 ऑफ x। आप 100 मान के उसका 70% और 30% भी ले सकते हैं, कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। आंसर आपको दोनों केस में सिमिलर मिलने वाला है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड का मास कितना है यहाँ पे 70/30 आप इसको ले सकते हैं। 70 यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड का मास, वाटर का मास कितना 30 हो जाएगा। जब इसको आप इधर भेजेंगे तो इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 6 टाइम्स, राइट। ये 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना टाइम्स 8 टाइम, ये कितना हो जाएगा 25 2 50, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 4 एंड 3 7 3 21। तो मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड 21 इंटू 21/4, 21 इंटू 21 कितना होगा 441, इतना ही होगा 441/4 मींस कितना 110.25। तो ये आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड इन ग्राम पर मोल। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहां से आपको बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड जो हमने यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट पढ़ा है इमिसिबल लिक्विड, सेकंड है वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जहां पे हम बोल रहे हैं इसको राउट्स लॉ, राइट। इसे राउट्स ने हमें एक्सप्लेन किया था इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे राउट्स लॉ। यहाँ पे इसको राउट्स लॉ के नाम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले तो हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन में टॉपिक में बार बार रिपीट होने वाले हैं कि हमने दो मिसिबल लिक्विड लिए हैं, दोनों ही वोलेटाइल है, बोथ आर वोलेटाइल। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें,
राउट्स लॉ कॉन्सेप्ट आप तभी लगाते हैं जब बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल। अब आपको कैसे पता लगा दोनों ही वोलेटाइल हैं? दोनों का ही अगर वेपर प्रेशर गिवन है तो इसका मींस क्या है? दोनों वोलेटाइल है। अगर एक का वेपर प्रेशर गिवन नहीं है, दूसरे का वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मींस जिसका वेपर प्रेशर गिवन नहीं है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा। तो आपको दो कंपोनेंट दे रखे हैं, ए और बी बोथ आर मिसिबल एंड वोलेटाइल। पीए नोट बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर लिक्विड ए। पीबी नोट बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। पीए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एंड पीबी होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों मिसिबल लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल हैं। तो दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल टोटल प्रेशर, जिसको हम पी टोटल से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी टोटल किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब इससे पहले जो इमिसिबल लिक्विड में हमने बात किया था वहां पे पीए हमने पीए नोट के बराबर ले लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। प्योर फॉर्म में जैसा ये ए था, प्योर फॉर्म में जैसा बी था, मिलाने के बाद भी ए और बी वैसे ही के वैसे ही थे, कोई नया बॉन्डिंग वहां पर नहीं हुआ था। बट यहां पे जब आप दोनों को मिला रहे हैं, दोनों मिसिबल हैं, दोनों के बीच में नया इंटरेक्शन यहां पर डेवलप होने वाला है, राइट। तो यहां पे नया इंटरेक्शन डेवलप होने वाला है, तो क्या अब यहां पर ए वैसे ही वेपोराइज होगा जैसे वो प्योर फॉर्म में हो रहा था? क्या बी वैसे ही वेपोराइज होगा कि वो प्योर फॉर्म में हो रहा था? हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब नए बॉन्ड बन चुके हैं, मिसिबल हुए, इसका मींस नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अच्छा यहाँ पे नए बॉन्ड कैसे कि पहले प्योर ए सपोज A2 था और प्योर B2 था, तो A2 के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहा होगा, B2 के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहा होगा। जब आप मिक्स करेंगे तो A और B के बीच में एक नया इंटरेक्शन यहाँ पर डेवलप होगा। तो हम बोल रहे हैं नए बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, तो इंटरेक्शन उनके बीच का स्ट्रेन भी डिफरेंट पॉसिबल है। और अगर डिफरेंट स्ट्रेन वहां पर पॉसिबल है तो वेपर प्रेशर अब हर कंपोनेंट का क्या होगा? अलग अलग होगा। हर कंपोनेंट के वेपोराइज होने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पीए नोट के इक्वल नहीं होगा एंड पीबी नोट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये राउट्स लॉ ने हमें स्टेटमेंट दिया कि जब आप दो मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से सुने कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसकी मोल फ्रैक्शन के लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसकी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा दें, तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लगाया गया है पीए नोट क्या होता है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहता है। और यहाँ पे इधर प्रोपोर्शनल साइन हटाया, सो पीबी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी के इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर क्या होगा? पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्सबी के इक्वल होगा। तो ये आपको मिलेगा टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। सो हमें यहाँ पे दो मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड का जो टोटल प्रेशर है वो क्या मिला? पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। तो स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। तो यहां से ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया टोटल प्रेशर का। तो इसको आप डिफरेंट फॉर्म में भी बता सकते हैं रिप्रेजेंटेशन को। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर। सो एक्स ए को क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए की जगह आप 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं। सो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट
एक्स ए को आप क्या ले सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां से आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स बी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सो पी टोटल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो जाएगा, चेक कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करके कॉमन मैंने सही लिया है ना, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पी बी नॉट की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकते हैं। सो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। तो मल्टीप्लाई करके अगेन एक्स ए कॉमन ले लीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। तो इन दोनों में से एक्स ए कॉमन लिया जा सकता है, तो पी टोटल क्या होगा यहाँ पर पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। सो दीज आर द थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट टोटल प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राइट। फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम राउट्स लॉ कब लगा रहे हैं, जब यहाँ पे दो वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स आपको गिवन है, ये पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कितना मिला पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, या आप एक्स ए या एक्स बी की टर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको टोटल प्रेशर मिल गया है तो हम यहाँ पर वेपर प्रेशर को ग्राफ के फॉर्म में इसको राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम क्या कंसीडर कर देते हैं कि यहाँ पर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा है, लेट पी ए नॉट का वैल्यू पी बी नॉट से ज्यादा है। तो अगर पी ए नॉट का वैल्यू पी बी नॉट से ज्यादा है तो इस केस में हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसका टोटल प्रेशर का, यहाँ पे वेपर प्रेशर के साथ, ठीक है। तो अभी हम कंडीशन लेते हैं, अगर एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स ए का वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी, जो कि क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल, राइट। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर वैसे ही सिमिलरली हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा पी ए नॉट एक्स ए के बराबर। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक्स ए का वैल्यू 0 है तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा 0। जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा जब तक एक्स ए का वैल्यू 1 नहीं हो जाता। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है पी ए नॉट के बराबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए के साथ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक्स ए 0 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा 0। जैसे जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होगा धीरे 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 इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्स ए 0 है सॉरी एक्स ए अगर 1 है तो एक्स बी क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो अगर एक्स बी 0 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या होगा 0 होगा। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पार्शियल प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 से कहां होगा 1 के बराबर। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर ही होता है। तो 0 से जब 1 की तरफ मूव करेंगे तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा जब तक कि बी का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं हो जाता। तो इस तरीके से बी का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर जहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा वहां पे बी का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर पी बी नॉट प्योर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो दो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आपको पी टोटल को, जो किसके बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी के बराबर, राइट। तो अभी हम यहाँ पर बात करें सपोज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टोटल प्रेशर निकालना है। सपोज इस पॉइंट पर अगर आप टोटल प्रेशर देखना चाहें तो यहाँ पर टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा पी ए प्लस पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर एक्स ओ बोल दें और इस पॉइंट को ए बोलें एंड इस पॉइंट को बी बोलें तो ओ से ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ओ से बी का जो वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहां से आप पी टोटल की बात करें तो पी टोटल किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड ओ से बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पर जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन सपोज 0.7 है, एक्स से सपोज यहाँ पर 0.7 है, तो एक्स भी कितना होगा यहाँ पे 0.3। तो यहाँ पे पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप दोनों पॉइंट पर पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जो हमने बात की कि अगर पी ए नॉट पी बी नॉट से ज्यादा है, तो हम जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बात करें कि अगर पी ए नॉट आपको पी बी नॉट से ज्यादा दे रखा है तो इसका क्या मीनिंग होगा। अगर पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, इसका क्या मीनिंग है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्योर वेपर प्रेशर बी। इट मींस ए इज मोर वोलेटाइल। क्या मीनिंग होगा इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो ए बी के रेस्पेक्ट में मोर वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होगा। या फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या होगा, यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो अगर आपको दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है तो इस तरीके से भी आप इनके वेपर प्रेशर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेपर फेज कंपोजिशन की। अगर आपको यहाँ पे वेपर फेज कंपोजिशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। वेपर फेज कंपोजिशन मींस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। जैसे हमने XA और XB की बात की है तो XA और XB क्या है, यहाँ पे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन। अगर आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन देखना चाहें तो क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, राइट। पी टोटल प्रेशर ऑफ गैस इंटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इंटू मोल फ्रैक्शन, ऐसे आप पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो अभी हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट पी ए किसके बराबर है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी किसके बराबर है, पी बी नॉट एक्स बी, एंड पी टोटल हम निकाले हुए हैं, पी टोटल किसके बराबर है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, राइट। ये तीन चीजें हम देख चुके हैं, राइट। तो अब अगर आप डाल्टन के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर, अगर हम ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहें तो वो क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल पी टोटल इनटू, अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, गैस का मोल फ्रैक्शन, राइट। समझ पा रहे हैं, डाल्टन ने हमें क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब यहाँ पे जो गैस है वो कौन है, यहाँ पे लिक्विड का वेपर को हम यहाँ पे उसकी गैस का मोल फ्रैक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे लिक्विड जब वेपोराइज होगा तो वेपर फेज में जो गैस के वेपर के मोल फ्रैक्शन है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ए का पार्शियल प्रेशर आप वेपर फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग यानी लिक्विड के वेपर में मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आप कैसे निकालेंगे, पी टोटल इंटू वाई ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पी टोटल इंटू वाई बी। तो YA एंड YB क्या है यहाँ पर, YA एंड YB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड A एंड B इन वेपर फेज। तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर जो भी वेपर प्रेजेंट है उसमें ए और बी की वेपर का क्या मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए एंड वाई बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए का निकाला डाल्टन के अकॉर्डिंग,
पार्शियल प्रेशर बी का निकाला डाल्टन के अकॉर्डिंग, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाला राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाला राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे अगर सेम टेम्परेचर पे सेम पॉइंट पर एक यहाँ पे लिक्विड के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, लिक्विड मींस मोल फ्रैक्शन अगर आप लिक्विड का यूज में ले रहे हैं तो लिक्विड के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होगा पी ए नॉट एक्स ए और बी का पी बी नॉट एक्स बी, और अगर वेपर के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होगा पी टोटल इंटू वाई ए और पी टोटल इंटू वाई बी। अब आप दोनों तरीके से पार्शियल प्रेशर निकालें तो इससे जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा और इससे जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा वो दोनों चीजें क्या होगी सिमिलर ही होगी, क्योंकि आप किसी एक ही टाइम पर दोनों के अकॉर्डिंग ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर दोनों से डिफरेंट नहीं आना चाहिए, दोनों से क्या आएगा सिमिलर आएगा। तो हम इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए किसके बराबर होगा पी टोटल इंटू वाई ए एंड पी बी नॉट एक्स बी किसके बराबर होगा पी टोटल इंटू वाई बी के बराबर, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं वाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इनका रेशियो ले लें सॉरी अगर आप यहां से वाई ए निकालना चाहें या पी टोटल निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वाई ए निकालना है तो क्या करेंगे पी ए नॉट एक्स अपन पी टोटल कर देंगे, अगर आपको वाई बी निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे पी बी नॉट एक्स बी अपन पी टोटल यहां से आप कर देंगे, राइट। अगर आपको यहां से एक्स ए निकालना है तो आप एक्स ए भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पी टोटल एक्स ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए अपॉन पी ए नॉट और सिमिलरली पी बी नॉट एक्स बी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, और यहां से अगर एक्स बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा पी टोटल इंटू वाई बी अपॉन पी बी नॉट। तो ये दो रिलेशन मिले, एक ये मिला एक ये मिला, अगर आप दोनों का एडिशन कर दें 1 + 2 कर दें 1 + 2 कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा यहाँ पे किसी भी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू यहाँ पे पी टोटल वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस पी टोटल इंटू वाई बी अपॉन पी बी नॉट, राइट। यहां से आप क्या कर सकते हैं टोटल प्रेशर कॉमन लेके अपॉन में भेज सकते हैं तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। तो ये क्या मिल जाएगा आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इन टर्म ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन। वाई ए एंड वाई बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो आपको यहां पर टोटल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज ऑफ ए एंड बी यहां पर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो आप यहां से वाई ए और वाई बी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी किसके बराबर होगा यहाँ पे पी टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा वाई ए अपॉन वाई बी। तो अगर आपको वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है तो आप उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो लेके क्या कर सकते हैं वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमने आज जो भी कैलकुलेट किया है जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। चीजें थोड़ी सी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आ जाए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।